बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ईयर क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि रसद के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रसद का बढ़ना चढ़ना गिरना घटना क्या होता है, या रसद का फैलाव और सुकड़ाव क्या होता है। और उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि रसद क्या होती है, रसद और ज़ख़ीरा में क्या फ़र्क है, और कानूनी रसद क्या होता है। ठीक है, ये सारे वो पहलू थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये बात मालूम है, मैं फिर भी आपके लिए इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब रसद का फैलाव और जो सुकड़ाव है वो होता है आपकी कीमत की वजह से, जबकि रसद का बढ़ना चढ़ना गिरना या घटना होता है कीमत के अलावा दीगर अवामिल जिनको हम कानूनी रसद में बदस्तूर फ़र्ज़ करते हैं। अगर उनमें से कोई तब्दील हो जाए तो रसद बढ़ती चढ़ती गिरती घटती ये सारे फैक्टर्स तब होते हैं। ठीक है, ये यानी आलमोस्ट ये भी जो टॉपिक्स हैं इसी तरह हैं जैसे तलब के हैं, लेकिन तलब हमेशा सार्फिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और रसद होती है आजिर की तरफ से। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि रसद की लचक क्या होती है। रसद की लचक से मुराद वही है कि आपकी रसद में तब्दीली की वो शरह जो कि कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़या हो, इसको हम कहते हैं रसद की लचक, यानी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिविटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी वही है चेंज। ठीक है, आपकी हमेशा रसद में तब्दीली ऊपर आती है, फ़ीसद में लिख लें या जो भी लिख लें कि तब्दीली की शरह, तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ठीक है, ये है कि हमेशा आपकी जिसमें तब्दीली आती है वो हमेशा न्यूमरेटर यानी बटे के ऊपर, और जिसकी वजह से तब्दीली आती है वो हमेशा आपका बटे के नीचे होता है। ठीक है, अब ये रसद की लचक को किस तरह मेजर किया जा सकता है। जब हम तलब की लचक पढ़ रहे थे, हमने उसमें जो सबसे पहला मेथड पढ़ा था कि कुल खर्च का तरीका, चूँकि रसद सार्फिन की तरफ से नहीं होती, इसलिए अब हम अगर रसद की लचक को कैलकुलेट करें तो उसमें कुल खर्च का तरीका नहीं आएगा। फिर वही तीन इसके भी एस्पेक्ट हैं, इकाई के बराबर, नंबर 2 इकाई से ज़्यादा, और नंबर 3 इकाई से कम। ठीक है, इसके ये मेजर 3 एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अब हम इकाई के बराबर कब होगी, जब कीमत में जितनी तब्दीली आए उतनी ही रसद में तब्दीली आए। लेकिन हम ये थोड़ा सा काम डायग्रामेटिक करते हैं। सबसे पहले क्या है, इकाई के बराबर। ठीक है, एक तरफ आप कीमत लिख लें और रसद। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको बताना चाह रही हूँ। कीमत है आपकी 5, 10, 15, रसद एक जैसी बारी है 10, 20 और 30, एक ही शरह से तब्दीली आ रही है। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, हमें ये बात पता है कि एक्स एक्सिस पे हम मिकदार रसद, राइट, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कीमत। अब इसको प्लॉट करते हैं। रसद है आपकी 10, 20 और 30, और कीमत आपकी क्या है 5, 10 और 15। ठीक है, जब कीमत 5 थी उस वक्त रसद कितनी थी, 10, ए पॉइंट हो गया। जब कीमत 10 थी तो रसद बढ़ के 20 हो गई। ठीक है, जब कीमत 15 थी तो रसद बढ़ के 30 पे चली गई। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे हमारे पास, ए बी सी, इनको मिलाने से हमारा ख़त रसद जो बना है ये बताता है कि जितनी कीमत में तब्दीली है उतनी ही क्या है, उसी शरह से आ रही है रसद में तब्दीली। यहाँ पे लचक क्या है, इकाई के बराबर। इसका एक और साइन है कि जब रसद की लचक इकाई से बराबर है, अगर हम इसी ख़त रसद को बढ़ाते जाएंगे तो ये ओरिजिन में से गुजरेगा, यानी ये ज़ीरो में से सीधा। ठीक है, ये एक तरीका है इस चीज़ को एवेलुएट करने का। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, इकाई से
ज़्यादा। अब कीमत कम तब्दील होगी और रसद ज़्यादा तब्दील होगी। ठीक है, कीमत मिकदार रसद। ठीक है, ये लाजमी मिकदार का लाजमी लिखें क्योंकि अब जो तब्दीली है वो किस वजह से आ रही है, कीमत की वजह से। कीमत वही कर लें 5, 10, 15। अब रसद है 10 थी, 30 और 60, 70 लिख लें या जो भी है। अब कीमत की निस्बत जो रसद में तब्दीली है वो क्या है, ज़्यादा वाज़ेह है। अब ये इसी तरह हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रसद और यहाँ पे क्या है, कीमत। कीमत वही है 5, 10 और 15। ठीक है, और रसद है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये क्या है, 70। अब ज़रा बनाएं। 5 पे रसद है 10, 10 पे कितनी है, 30। ये देखिए अब तब्दीली क्या है, कीमत की निस्बत रसद में ज़्यादा तब्दीली आ रही। और 15 पे कितनी है, ये है 70। ठीक है, अब इन रकात को मिलाने से जो आपका ख़त रसद यानी कि एसएस बनाना। ठीक है, अब ये शो कर रहा है कि कीमत में इतनी तब्दीली की वजह से आपकी रसद में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ रही है। तो रसद की लचक क्या है, इकाई से ज़्यादा। अगर हम इसी ख़त रसद को बढ़ाएंगे तो ये इस एक्सिस को कट करेगा, यानी कि आपका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, कट होगा अगर रसद की लचक इकाई से ज़्यादा हो। और इसका ख़त का जो रुझान है या जो शेप है वो कहाँ होगी, रसद वाली साइड पे ज़्यादा झुकाव शो करेगा क्योंकि कीमत में तब्दीली से जो रसद में तब्दीली आ रही है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे हम इकाई के कम के लिए इकाई से कम लचक शो करना चाह रहे हैं तो कीमत 20, 40 और 60 ले लें, रसद 5, 10 और 15 ले लें। ठीक है, 5, 10, 15 इनको मिला के जो डायग्राम बना है वो इस तरह से कुछ इस तरह का है कि अब कीमत में जो तब्दीली है वो थोड़ी और ज़्यादा तब्दीली है, जबकि रसद में जो तब्दीली आ रही है वो क्या है, कम। तो रसद की लचक है इकाई से कम। ख़त की शेप कुछ ऐसी होगी, लेस इलास्टिक या कम लचकदार, और ये इस एक्सिस को काटेगा। अब मैंने इन तीनों को एक डायग्राम में इकट्ठा किया है। अगर ये इस ओरिजिन से काट जाए तो लचक इकाई के बराबर। अगर ख़त रसद एक्स एक्सिस को काटे तो इकाई से कम, अगर ख़त वाई एक्सिस को काटे तो इकाई से ज़्यादा। ये चीज़ आप क्या करें, जहन में रख लें। ये तो हमारा वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी कि इकाई से कम, इकाई से ज़्यादा या इकाई से बराबर लचक क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं इसकी जो मेजरमेंट है लचक का, इसके लिए भी हम फ़ीसद का तरीका या फ्लक्स का तरीका इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, रसद में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ठीक है, अगर 10% ही रसद तब्दील हो कीमत में तब्दीली से 10% ही रसद में तब्दीली आई है तो लचक क्या होगी, इकाई के बराबर। अगर रसद में तब्दीली 20% आ रही है जबकि जो कीमत में तब्दीली है वो 10% है तो ये दो क्या है, इकाई से ज़्यादा। अगर रसद में तब्दीली 5% आ रही है और कीमत में वही 10% तब्दीली आ रही है तो ये 0.5। ठीक है, और इसी तरह हम रसद की लचक की जो पैमाइश है की पैमाइश बज़रिया फार्मूला भी कर सकते हैं। वो क्या था, जैसे एक जनरल फार्मूला था हमारे पास, डेल्टा क्यू ओवर क्यू बटे डेल्टा पी ओवर पी। इनफैक्ट फार्मूला ये है कि दोनों के साथ 100 आता है, लेकिन वो जब हम फार्मूला को प्रॉपर शेप देते हैं तो ये रसद का ई के साथ छोटा सा ऐसे लगा दें जो कि सप्लाई या रसद को शो कर रहा है। ठीक है, फिर हमने ये किया था डेल्टा क्यू बटे क्यू, ये जब पलट की तो पी बटे डेल्टा पी। अब जब इसको डेल्टास को एक तरफ ले गए थे तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला की शक्ल बन गई थी। अब हम इसी के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो रसद निकाल सकते हैं। कीमत क्या है, पी, और ये रसद क्या है,
क्यू। ठीक है, कीमत है 5, 10 होगी, 5 से रसद 10 से क्या होगी 20 होगी। डेल्टा पी कितना आया, 10 में से 5 निकालें तो 5, और डेल्टा क्यू है 20 में से 10 निकालें तो 10। अब इसको फार्मूले के अंदर डेल्टा क्यू है 10 और डेल्टा पी है 5 इंटू पहला पी क्या है 5 और पहला क्यू कितना 10। इन दोनों को इस तरह कट ऑफ करें तो हमारी रसद की लचक क्या आती है, इकाई के बराबर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहले जब तलब की लचक हम निकालते थे तो वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लाजमी आता था, लेकिन जब आप रसद की लचक को कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है, क्योंकि कीमत का और रसद का जो ताल्लुक़ है वो क्या होता है पॉजिटिव, जिसकी वजह से आपकी रसद ज़ाहिर बात है कि जो वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये थे कुछ कॉन्सेप्ट हमने तीन कॉन्सेप्ट इसको रीड किया ये फार्मूले के ज़रिए। इसमें मैं आपको एक दो और फार्मूला करवा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाए। कीमत रसद, कीमत पी रसद क्यू। कीमत है 10 से 20, रसद है 20 से 50। ठीक है, अब कीमत कितनी है, डेल्टा पी 20 में से 10 गए 10, डेल्टा क्यू कितना होगा 50 में से 20 गए 30। अब इसको फार्मूले में डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डेल्टा क्यू है 30, डेल्टा पी है 10, पी कितना है स्टार्टिंग 10 और सप्लाई कितनी है 20। अब आप देखें ये कटा, ये इससे कटा 3/2, जब इसको करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.5, यानी कि रसद की लचक क्या है, इकाई से ज़्यादा। ठीक है, तो ये फार्मूला अल्टीमेटली वही है जो हम तलब के हवाले से भी करते आए हैं, बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे तलब के बजाय रसद, और आप जितनी दफ़ा भी इलास्टिसिटी या लचक को निकालेंगे आपकी वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब हम अगर इसकी वैसे मुसावात करें, हमें पता है कि थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल काम है। पी इंक्रीज़ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज़, यानी जब कीमत बढ़ती है तो मिकदार रसद बढ़ जाती है, जब कीमत कम होती है तो मिकदार रसद भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, जैसे डिमांड का हम जब क्यू डी की इक्वेशन पढ़ते ए माइनस बी पी, जब इसकी पढ़ेंगे ये हो जाएगी माइनस सी प्लस डी पी। अब यहाँ पे इसका जो इक्वेशन बनाएंगे उसका कीमत के साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। अब हम इसी बेस पे एक कोई भी इक्वेशन अगर हम अपने से लें तो हम रसद की भी, जिस तरह हमने तलब की इक्वेशन निकाली थी, हम उन द सेम वे हम रसद की भी इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये आपके पास कोई भी क्यू एस, या ये माइनस साइन आप ना भी लें कोई नहीं, कोई भी वैल्यू यहाँ ले लें 10 प्लस यहाँ पे डी की भी कोई वैल्यू 2 ले लें, पी रखते जाएंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, ये पी अगर ऐसी आ गई है, लेट सपोज क्यू एस है 10 प्लस 2 की, अगर पी मैंने 2 रखा तो क्या आ जाएगा, क्यू एस 10 प्लस 4 14। ठीक है, और इसी तरह क्यू एस 10 प्लस 2 इंटू पी को 4 रख लें, अब क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 18 आ जाएगी। यानी जब आपने पी और ये एस है, पी को 2 रखा तो क्यू एस आया आपके पास 14, पी की वैल्यू जब 4 पुट की तो एस आपके पास है 18। यानी इस तरह करके भी आप वैल्यू निकाल के एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वही टास्क है। अब ये जो असाइनमेंट है ये मैंने अपने से इक्वेशन दी है, आपके पास बुक भी है, सारा मटेरियल है, एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपने वहीं से वैल्यू उठानी है, पी की वैल्यू पुट करनी है और ये इक्वेशन में पुट करके आपने इसकी तफ़ाइली मुसावात का जो ग्राफ है वो ख़ुद बनाना है।
ठीक है, ये एक अदद आपकी छोटी सी असाइनमेंट है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद ही आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि रसद में जो तब्दीली आती है उसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। हमें ये पता है कि जब आपके मसारफ़ पैदाइश यानी चीज़ को पैदा करने के जो अखराजात हैं, जब उसमें तब्दीली आ जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस चेंज हो जाएँ, ठीक है, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चेंजिंग्स आ रही है, माशी तौर पे अमन इस्तेहकाम नहीं है, आजरों के हवाले से कोई इत्तेहाद है, यानी और मौसमी हालात, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं और कीमत भी, जिसकी वजह से रसद क्या होती है कम या रसद क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आपके सामने ये तकरीबन ये जो चैप्टर है इसकी जो भी चीज़ें मैंने आपको करवानी थी, ये मैं यहीं पे इसको वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा असाइनमेंट है जो मैं आपके ज़िम्मे लगाया है कि एक तो आपने ये मुसव्वात खुद बुक में से लेके रसद की मुसव्वात को, ठीक है, 4+P है शायद, US टू 4+P, चलिए आप ये मुसव्वात लेके P की कीमत रख के आपने QS की कीमत निकालनी है। उसके बाद जो भी वैल्यू P की और QS की आएंगी, आप उसका ख़त रसद बनाएंगे। जैसा कि ये कोई नया काम या मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप पहले भी करते रहें। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो वाला काम रहने दे, ये करें। और दूसरा ये है कि जैसे ही ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है, एक छोटा सा असाइनमेंट आपके ज़िम्मे ये है कि आप लोग कोशिश करें अभी के अभी या साथ के साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट आपको बताती चलूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि रसद की जो लचक है वो क्या होती है। लचक तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो कि कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़ हो। इसके बाद हमने रसद की लचक देखी थी, इकाई से ज़्यादा कब होती है, इकाई के बराबर कब होती है और इकाई से कम कब होती है। अगर इसमें एक दो पॉइंट्स स्किप होंगे वो तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल ये चैप्टर इसको मैं यहीं पे आपको वाइंड अप कराती हूँ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम तलब और रसद का तवाज़न या सारे मंडी का तवाज़न डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।